वेल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर एसएस क्लास 10th। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो के अंदर पॉलिटिकल साइंस के फेडरलिज्म चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर की 2 वीडियो देख चुके हैं। नाउ दिस इज द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बेसिकली इस वीडियो के अंदर कौन कौन से कंटेंट डिस्कस करेंगे उनके बारे में देख लेते हैं। जो पहला कंटेंट होगा दैट इज फेडरलिज्म सक्सेस इन इंडिया, मीन्स हमारे इंडिया के अंदर फेडरलिज्म कितना सक्सेसफुल हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या उसके सक्सेसफुल होने के रीजन क्या थे, उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। देन वी विल सी अबाउट द क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेस्ड, मीन्स लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स क्रिएट किए गए, उनको देखेंगे। देन वी विल सी अबाउट द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया ने किस प्रकार की लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट किया, उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। Then after the language policy, we will see about सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप इन इंडिया, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के बीच के रिलेशंस कैसे हैं इंडिया के अंदर, उन सब चीज़ों को देखेंगे कि पहले डिफरेंसेस थे, बाद में उनके अंदर जो चेंजेस आए, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कोलिशन गवर्नमेंट, मीन्स किस प्रकार से कोलिशन गवर्नमेंट का इरा आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम ये जो कंटेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, मीन्स इंडिया के अंदर फेडरलिज्म किस प्रकार से प्रैक्टिस किया गया, किस प्रकार से आप कह सकते हो किस प्रकार से यूज किया जा रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या कितनी सक्सेसफुल मैनर से वो इंडिया के अंदर प्रीवेल है। तो अगर हम बात करते हैं द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया, दिस इज ड्यू टू सर्टेन आइडियल्स एंड सर्टेन रीजन्स। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस आधार पे द फर्स्ट रीजन इज दैट इट इज क्लियरली लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं जहां पर फेडरलिज्म को किस प्रकार से इंडिया में प्रैक्टिस करना है उसके बारे में क्लियरली लिखा गया है। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करते हैं द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, मीन्स इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो डेमोक्रेटिक नेचर्स की है, तो ये जो कि फेडरलिज्म को बढ़ावा देती है, जो कि फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस इन इंडिया, फेडरलिज्म ऑफ इन इंडिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म, अब सेंटर और स्टेट दोनों ही एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट करते हैं, दोनों ही एक दूसरे की पावर की रिस्पेक्ट करते हैं। जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है ये भी हमारे इंडिया के अंदर फेडरलिज्म की सक्सेस का रीजन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इंडिया के अंदर डिफरेंट डाइवर्सिटीज है। अगर मैं बात करता हूँ कल्चर के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, या मैं रिलीजन के आधार पे बात करता हूँ, तो इंडिया के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है एंड ईच वन रिस्पेक्ट द अनदर वन, हर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो दिस इज आल्सो द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। नाउ अगर मैं बात करता हूँ डिजायर ऑफ लिविंग टुगेदर, ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंदर डिजायर है टू लिव टुगेदर। जैसे डाइवर्सिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोनों डाइवर्सिटी एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करती है, तो इसी तरीके से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती है, लिविंग टुगेदर की डिजायर रखती है। तो दीज आर द सर्टेन रीजंस जिनके आधार पे इंडिया में जो फेडरलिज्म था वो सक्सेसफुल रहा है। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स की फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आफ्टर 1947 हमारे देश के अंदर जो स्टेट्स थे वो किस प्रकार से क्रिएट हुए। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट, इट इज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। हमारे इंडिया के अंदर जब लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज बेस पर स्टेट्स का निर्माण किया गया, ये सबसे पहला और सबसे मेन जो टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो टेस्ट माना गया। सबसे पहला जो स्टेट लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया दैट वाज आंध्र प्रदेश, दैट वाज क्रिएटेड ऑन 1 अक्टूबर 1953। तेलुगु स्पोकन स्टेट था ये, और एक समय था कि ये मेड्रोस का जो था पार्ट था। बट सबसे पहले जो लैंग्वेज के आधार पे फर्स्ट जो स्टेट बनाया गया वो आंध्र प्रदेश को बनाया गया, और ये सबसे पहला एक तरीके से मेजर टेस्ट हुआ लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट बनाने का। तो अगर स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम पहले इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं कि 1947 में इंडिया का मैप किस तरीके का दिखाई देता था, और इस वक्त 2020 के अंदर इंडिया का जो मैप है वो कैसा दिखाई देता है। अगर मैं बात करता हूं 1947 के मैप की, तो आप 1947 के मैप को देखिए।
अगर आप 1947 के मैप को देखते हो तो आपको यहाँ पर डिफरेंट फिनोमिना नजर आता है। मीन्स आज का के टाइम का अगर आप 2020 के मैप को देखते हो तो दोनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि पुराने टाइम में थे बट इस वक्त इंडिया में नहीं है, और बहुत सारे इस वक्त हैं बट पुराने टाइम में इंडिया में लोकेट नहीं थे। तो ये दोनों स्टेट आपको एक तरीके से विजुअल आप कह सकते हो विजिबल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। आप इन सबको देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है आज के और मैप ऑफ इंडिया में और उस टाइम के मैप ऑफ इंडिया के अंदर। तो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर डिफरेंस देख रहे थे बिटवीन न्यू मैप और ओल्ड मैप ऑफ इंडिया। तो इस आधार पे जो ओल्ड स्टेट्स थे दे वर वेनिस्ड एंड सम न्यू स्टेट्स क्रिएटेड। मीन्स कुछ पुराने जो स्टेट्स थे वो खत्म हो चुके हैं और कुछ नए स्टेट्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। इफ यू थिंक अबाउट द एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट्स, ये भी चेंज हुआ है। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया गया था कि हैदराबाद उस टाइम में एक स्टेट था बट आज वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पार्ट बन चुका है, मीन्स तेलंगाना के अंदर आ चुका है। तो इस तरीके से उस वक्त एरियाज के अंदर, बाउंड्रीज के अंदर और नेम ऑफ द स्टेट्स जो है उनके अंदर भी चेंजेस आए हैं। कुछ इसके अलावा जो चेंजेस आए हैं वो किस वजह से आए हैं? कुछ चेंजेस जो आए हैं वो लैंग्वेज के आधार पे हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश जो क्रिएट किया गया या हरियाणा या हिमाचल प्रदेश क्रिएट किए गए, उसका पर्टिकुलर रीजन था लैंग्वेज के बेस पर। ऑन द अदर हैंड कुछ जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन बेस के आधार पे किए गए कि सुचारू रूप से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, एक स्मूथ मैनर से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। तो बिहार से झारखंड को निकाला गया, मध्य प्रदेश के अंदर से छत्तीसगढ़ को निकाला गया, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को निकाला गया। तो ये जो डिफरेंस किया गया या आप कह सकते हो ये जो चेंजेस किए गए वो ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज किए गए। इसके अलावा लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या आप कह सकते हो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इसको मेंटेन करने के लिए भी किया गया। जैसे कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का किया गया है। तो जो ये चेंजेस किए गए हैं वो इन आधार पे किए गए थे। सो वेल स्टूडेंट्स, लिंग्विस्टिक स्टेट में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम आगे। तो 1947 के अंदर मैनी स्टेट्स वर रीशेप्ड ड्यू टू, अगर हम रीजन देखते हैं, सेम लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल लिव इन सेम स्टेट। उन्होंने रीजन दिया कि एक लैंग्वेज को बोलने वाले जो व्यक्ति है वो केवल एक स्टेट में रहे, ताकि उनके इंटरेस्ट सेम रहेंगे, उनकी डिमांड सेम रहेंगी और किसी भी प्रकार की कोई आप कह सकते हो डिफरेंस क्रिएट नहीं हो सकता या किसी भी प्रकार का राइट्स भी क्रिएट नहीं होगा। And states form not only based on the language but culture, ethnicity, geographical condition, इस प्रकार के आधार पे भी विभिन्न प्रकार के स्टेट्स बनाए गए। मीन्स ऐसा नहीं कि लैंग्वेज के आधार पे ही स्टेट को निर्माण किया गया, कल्चर को देखने के बाद या आप कह सकते हो ज्योग्राफिकल एरिया को देखने के आधार पे भी विभिन्न प्रकार के स्टेट बनाए गए। जैसे नागालैंड की हम बात करते हैं और उत्तराखंड की बात करते हैं, तो ओनली लैंग्वेज बेस ही हमारे स्टेट नहीं बनी, बल्कि स्टेट के जो बनने के दूसरे रीजन भी रहे हैं। तो कुछ लीडर को, पर जब जिस वक्त ये लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बन रहे थे तो कुछ लीडर ने अपना फियर दर्शाया कि अगर क्रिएशन उनका मानना था इफ वी क्रिएट द स्टेट्स ऑन द लैंग्वेज लाइंस इट वुड डिसइंटीग्रेट द कंट्री। मीन्स उनका मानना था कि अगर वो लैंग्वेज के आधार पे स्टेट को क्रिएट कर रहे हैं तो इसकी वजह से कंट्री डिसइंटीग्रेट हो सकती है। और अगर हम बात करते हैं ऐसी सिचुएशन हो भी सकती थी, उनका जो आप कह सकते हो ये डर था, ये फियर था, वो एक उपयुक्त मात्रा में ठीक था। बट देश को के अंदर लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये स्टेप उठाना पड़ा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की जो ये डिमांड, गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी जो इस डिमांड को रिसिस्ट करते हुए अपने कुछ समय के लिए तो उस बात को माना, बट उसके बाद लैंग्वेज के आधार पे इनको एक तरीके से एक्सपेरिमेंट के रूप में इस चीज को कर दिया गया। बट इसके माध्यम से सक्सेसफुल जो थे वो हो गए या सक्सेस अचीव की गई और कंट्री जो था वो और ज्यादा यूनाइटेड बना। और अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बड़ा इजियर हो गया। जहां पर टू लैंग्वेज बोली जाती थी वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हमेशा प्रॉब्लम आती थी, बट सिंगल लैंग्वेज को बोलने वाले व्यक्ति अगर सेम स्टेट में रहते हैं तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ मैनर से और इजिली मैनर से होने लगा। तो इस तरीके से जो हमारे लीडर्स का ये डर था कि लैंग्वेज लाइंस के आधार पे अगर स्टेट को क्रिएट करते हैं तो इट वुड डिसइंटीग्रेट द कंट्री, तो ये डर जो था वो डर कामयाब नहीं हो पाया, बल्कि उसके अलावा हमें उसका बेनिफिट हुआ। और उसकी इस लैंग्वेज के आधार पे स्टेट डिवाइड होने से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बड़ा इजिली मैनर से चला और कंट्री जो थी वो और ज्यादा एक बन गई, आप कह सकते हो यूनाइटेड बन गई। So students, now we will discuss about the language policy of India. So student, basically अगर हम बात करते हैं
जो लैंग्वेज पॉलिसी जो है, इट इज द सेकंड मेजर टेस्ट ऑफ इंडिया। पहला जो मेजर टेस्ट था जो कि हमारे इंडियन लीडर्स ने एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था, वो था आपका लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट्स को क्रिएट करना। जो सेकंड मेजर टेस्ट था वो था लैंग्वेज पॉलिसी। तो उस टॉपिक को हम आगे फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि टेल मी द नेम ऑफ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया की कौन सी नेशनल लैंग्वेज है उसके बारे में बताइए। आई थिंक आप सबका आंसर हिंदी होगा, बट आपका आंसर रॉन्ग है। रीजन क्या है? क्योंकि इंडिया के अंदर मैं अगर नेशनल लैंग्वेज की बात करता हूं, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज पॉलिसी, कोई भी सिंगल एक लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। बट आज तक तो हम यही पढ़ते आए हैं कि हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है। तो हिंदी का लेवल क्या है? तो अगर मैं हिंदी के स्टेटस की बात करता हूँ, हिंदी इज जस्ट ओनली एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज है। और रीजन क्या है? क्योंकि 40% इंडियन पीपल जो है उनकी मदर टंग हिंदी थी, इसीलिए उसे जस्ट ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो इस तरीके से नेशनल लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूं, तो लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पर इंडिया की कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है, केवल हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। रीजन क्या था कि 40% पीपल जो है इंडिया के अंदर उनकी मदर टंग हिंदी है, इसीलिए उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। क्योंकि इंडिया के अंदर आप सबको पता है कि डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, तो इसको तो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। तो अदर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया? तो उसके लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 21 अदर लैंग्वेज को एज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज का भी दर्जा दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल लैंग्वेज बन जाती है एज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज, वो बनती है आपकी 21 अदर हैं और फर्स्ट हिंदी है। तो इस तरीके से दोनों मिलाकर आपकी बनती है 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया है। और कोई भी कैंडिडेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपीयर होता है, तो वो एज ऑप्शन के रूप में, एज ए मीडियम के रूप में अपने पेपर के लिए वो किसी भी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकता है, चाहे वो हिंदी है या अदर 21 लैंग्वेज है। तो उसके लिए वो इन लैंग्वेज में से किसी चीज को भी ऑप्ट कर सकता है। और इवन इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ऐसे स्टेट्स जो कि नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं, तो उन एरियाज के अंदर उन स्टेट्स का जो ऑफिशियल वर्क जो है वो उनकी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर होगा, ना कि हिंदी के अंदर। जैसे कि अगर मैं तमिलनाडु की बात करता हूँ, तो वहां पर तमिल के अंदर ऑफिशियल वर्क होता है। तो इस तरीके से हिंदी जस्ट ओनली एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर मैं बात करता हूं इसके अलावा लीडर्स की, जब जिस वक्त लीडर्स हिंदी का यूज करते थे या हिंदी को स्प्रेड करने की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर उन्होंने बड़े कॉशियस मैनर से स्टेप्स उठाए। मींस दे वर वेरी कॉशियस एट अबाउट दैट थिंग। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? अब अगर हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है लैंग्वेज के आधार पे, आपस में वो एक दूसरे को नहीं समझ सकते। तो इंग्लिश को क्या किया? एक लिंक लैंग्वेज का निर्माण, लिंक लैंग्वेज के रूप में रखा कि इंग्लिश जो होगी वो एक लिंक लैंग्वेज होगी, एक तरीके से वो लिंक क्रिएट करेगी बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। और जिस तरीके से हिंदी स्प्रेड होगी, हिंदी का यूज बढ़ने लगेगा, तो नियर अबाउट 1965 के दौरान में इसको रोक दिया जाएगा और केवल सिंगल एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाएगा। बट यहाँ पर जो नॉन स्पीकिंग स्टेट्स थे, उन्होंने फिर डिमांड रखी कि द यूज ऑफ द इंग्लिश शुड बी कंटिन्यूड। जो यूज है इंग्लिश का वो कंटिन्यू रहना चाहिए 1965 के बाद भी, और जिसको हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। इस चीज के लिए तमिलनाडु के अंदर विभिन्न प्रकार के रायोट्स भी किए हुए, जब उन्होंने इसकी डिमांड रखी कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखे। तो इन सब रायोट्स को देखते हुए इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्हें इस बात से एग्री कर लिया कि वो इंग्लिश को एज ए लिंक लैंग्वेज के रूप में रखेंगे। और इंग्लिश और हिंदी बोथ आर ऑफिशियल लैंग्वेज, और उन दोनों को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाने लगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इस बात से एग्री हो गई। जब तमिलनाडु या अदर जो पार्ट थे इंडिया के, वहां पर वायलेंट जो रायोट्स थे वे कि भाई इंग्लिश को भी कंटिन्यू रखा जाए, तो उस आधार पे गवर्नमेंट उस बात से एग्री हो गई और इंग्लिश और हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज करने लगी। सो वेल स्टूडेंट्स, इसके अलावा बहुत सारे जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने क्या फील किया? दिस सॉल्यूशन फेवर्ड जस्ट ओनली इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट्स। मीन्स केवल ये इंग्लिश स्पीकर जो है उनको ही ये सॉल्यूशन फेवर करते हैं। तो गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि टू प्रमोट हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, जहां पर उन्होंने विभिन्न स्टेप भी उठाए, लाइक 14 सितंबर को एज ए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरीके के विभिन्न स्टेप्स उठाए ताकि हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रमोट किया जा सके।
बट देयर इज नो कंपल्सन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स कि वो 14 सितंबर को एज ए हिंदी दिवस के रूप में मनाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऐसे स्टेट्स के अंदर जो कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनके ऊपर ये कंपल्सन नहीं डाला कि वो उसे हिंदी दिवस के रूप में मनाए। मीन्स ये केवल उन स्टेट्स के लिए है जहां पर केवल हिंदी को एज ए मदर टंग के रूप में यूज किया जाता है या एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। ऐसे स्टेट के अंदर 14 सितंबर को एज ए हिंदी दिवस मनाया जाता है। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के ऊपर कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है। तो ये जो फ्लेक्सिबल अप्रोच है इट अवॉइड द क्रिएशन ऑफ द श्रीलंकन टाइप सिचुएशन इन आवर कंट्री। इसका ये बेनिफिट है। क्यों? श्रीलंका के अंदर वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को बना दिया गया जिसकी वजह से सिविल वॉर क्रिएट हो गया, देश दो पार्ट में डिवाइड होने के चांसेस क्रिएट हो गए। तो ये जो फ्लेक्सिबल अप्रोच थी कि नॉन हिंदी स्पीकिंग जो है वो जरूरी नहीं है कि वो हिंदी दिवस मनाए या हिंदी में ही अपना काम करे, अपना ऑफिशियल काम करे। इन सब चीजों के आधार पे जो ये फ्लेक्सिबल अप्रोच हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने रखी, इसकी का बेनिफिट क्या हुआ? हमारा इंडिया और ज्यादा यूनाइटेड हुआ। हमारे इंडिया के अंदर लॉ और ऑर्डर जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन रहा। श्रीलंका जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। So students, now we will discuss about the center and state relations. अब हम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन या सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको जाननी चाहिए। तो इस आधार पे अगर मैं बात करता हूँ, फेडरलिज्म को अगर हमें मजबूत बनाना है तो इसके आधार पे सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको रीस्ट्रक्चर करना इंपॉर्टेंट था। और बाय रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप तो हम फेडरलिज्म को थोड़ा सा मजबूत बना सकते हैं। तो इस आधार पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे पावर शेयरिंग के, वो डिपेंड करते थे कि रूलिंग पार्टी और उसके जो लीडर्स है वो इस सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप के जो प्रोविजंस है वो कितना फॉलो करते हैं। सेकंड थिंग अगर मैं बात करता हूँ, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी अगर सेंटर में भी है और स्टेट में भी है तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। तो इंडिया के अंदर जिस वक्त हम इसकी बात करते हैं तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर मैक्सिमम क्या रहा कि जो सेंटर गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पावर थी और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी थी, तो काफी लंबे समय तक अगर हम बात करते हैं केवल एक ही सिंगल पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस रहा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में काम नहीं कर पाई क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक थी, तो डिसीजन सारे सेंटर से चलते थे। तो एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर पाई। और ऐसे एरिया जहां पर स्टेट गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट थी और सेंटर में डिफरेंट थी, तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वो अंडरमाइन कर दे स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को या स्टेट गवर्नमेंट को। इवन कई बार तो क्या होता था कि आर्टिकल 356 जिसके आधार पे प्रेसिडेंट रूल लागू होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा उसका मिसयूज करती थी टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। तो हमेशा वो उसका मिसयूज करती थी। तो इस तरीके के लिए थोड़ा सा सेंट्रल स्टेट का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। एग्जाम्पल में देख लीजिए कि 1966 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के दौरान में भी अगर हम बात करते हैं तो 39 टाइम्स जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमेशा अपनी पावर का मिसयूज करती थी, जिसकी वजह से अगर हम बात करते हैं द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इज ऑलवेज हर्ट। हमेशा जो फेडरलिज्म की स्पिरिट थी वो हर्ट हुई थी। ये बात कर रहे हैं हम आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इसकी बात कर रहे हैं। तो अभी तक अगर हम यहाँ तक की बात करते हैं मीन्स हम 1977 के आसपास तक की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त तक जो सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप थे थोड़े से आप तरीके से आप कह सकते हो कि आपस में अच्छे नहीं थे। जो रूलिंग पार्टी थी वो एक तरीके से जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के जो प्रोविजंस है या फेडरलिज्म के जो प्रोविजंस है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो हमेशा अपनी पावर का मिसयूज कर रही थी। तो इस तरीके से सेंट्रल स्टेट के रिलेशनशिप जो थे अब तक जो थे वो ज्यादा अच्छे नहीं थे। बट स्टूडेंट्स अगर मैं आगे बात करता हूं आफ्टर 1990 देयर इज समथिंग चेंज, थोड़ा सा चेंज हो गया। और चेंज क्या हुआ? बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त अलग अलग आप कह सकते हो स्टेट के अंदर एमर्ज हुई। तो इस आधार पे अगर थोड़ा सा क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। जैसे कि राजीव गांधी का एक केस दिया गया जहां पर बफर स्टॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, या ऑपरेशन ऑफ ब्लू स्टार इन पंजाब, या सिख कम्युनिटी का इंदिरा गांधी के दौरान में मतलब इंदिरा गांधी के आफ्टर द मर्डर ऑफ इंदिरा गांधी सिख कम्युनिटी को बहुत ज्यादा असैसिनेट किया गया या मारा गया। तो उस सिचुएशन के अंदर जो आप कह सकते हो रायोट्स जो थे या आप कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अपोजिट थिंग्स जो थे वो एमर्ज होने लगे, जिसके आधार पे सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप में चेंजेस आए। अब ईरा क्या आ गया? कोलिशन गवर्नमेंट का ईरा आ गया सेंट्रल लेवल पे। कारण क्या था? कारण था कि 1989 के अंदर सिचुएशन ऐसी रही कि कोई भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल लेवल पर मेजॉरिटी अचीव नहीं कर पाई।
उस नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी अचीव करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी, इट मींस रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ा। तो इस तरीके से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी मेजोरिटी अचीव रखनी है, मेजोरिटी कायम रखनी है, तो उसके लिए उसको आप कह सकते हो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को बेनिफिट देने पड़ेंगे या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इट मींस फेडरलिज्म की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उसकी स्पिरिट को मानना पड़ेगा, तब उनकी मेजोरिटी कायम रहेगी। तो आफ्टर 1989 इस तरीके से कोलिशन गवर्नमेंट का ईरा जो था वो स्टार्ट हो गया था। अब एक नया कल्चर आ गया। नया कल्चर क्या था? पावर शेयरिंग के अंदर, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट की जो रिस्पेक्ट थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ने लगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की बात माननी पड़ी अगर वो सेंट्रल लेवल पे अपनी मेजोरिटी बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से 1990s के बाद सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप में चेंजेस आए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके अंदर आप कह सकते हो उनके अंदर डिफरेंसेस आने लगे। आप कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट की पावर इंक्रीज होने लगी। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी बात भी माने जाने लगी। तो इस तरीके से फेडरलिज्म जो था यहां पर सक्सेसफुल मैनर से काम करने लगा। सो वेल स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के अंदर। सो देयर वर मैनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट व्हिच सपोर्टेड दिस ट्रेंड ऑफ पावर शेयरिंग। मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में बहुत सारे कुछ जजमेंट भी दिए हैं, जिस जजमेंट का आप कह सकते हो पावर शेयरिंग को के जो ट्रेंड है उसको सपोर्ट करने में बेनिफिशियल रहा। देन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया था कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर ले, जैसे कि वो पहले कर सकती थी, या अपने पावर का मिसयूज करती थी तो इस तरीके से वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। अब अब इस प्रकार की जो सिचुएशन थी वो क्रिएट नहीं हो पाई। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, फेडरलिज्म अब मोर इफेक्टिव मैनर से काम कर रहा है प्रीवियस जो ईयर्स थे या अर्ली जो ईयर्स थे उनके अपेक्षा। जिस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ, उसके बाद जब वो लागू हुआ, उसके बाद फेडरलिज्म जो था वो ज़्यादा इफेक्टिव मैनर से काम नहीं करता था या ज़्यादा इफेक्टिव मैनर से अप्लाई नहीं किया गया था। बट फेडरलिज्म के जो कंसेप्ट है अब ज़्यादा इफेक्टिव मैनर से अप्लाई किए गए हैं ड्यू टू दी सर्टेन रीजन्स। So student, I hope the concept is clear to all of you. I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.